तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं वैल्यू एडेड कोर्स, जिसे हम और आप बीएससी पेपर के नाम से जानते हैं। और वाकई में आज की क्लास ऐसी क्लास है जो आपको एक कंप्लीट सेट से रूबरू कराएंगे कि आखिरकार आप एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। तो आइए सर, बिना देर किए आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन भी है। और मेरे भाई, भारतवर्ष की जो शब्द है, भारतवर्ष की अवधारणा, जो भी स्टूडेंट्स बीबीएमकेयू से संबंधित है, कोल्हान यूनिवर्सिटी से संबंधित है, या आपका एसकेएम यूनिवर्सिटी से संबंधित है, या रांची यूनिवर्सिटी से संबंधित है, मेरे भाई मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको ये शब्द के बारे में पता होना चाहिए कि भारतवर्ष है क्या। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए मेरे रसगुल्ला कि भारतवर्ष है क्या। भारतवर्ष का मतलब होता है कि भारत के प्राचीन समय में भारत की संस्कृति, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, संस्कृति, इस सारे चीजें कैसी थी, इसके बारे में दोस्तों आपको चर्चा करना है। और मैं आपको बताना चाहूंगा 1000% की अभी गारंटी देता हूं, बीबीएमकेयू वाले, कोल्हान यूनिवर्सिटी वाले, रांची यूनिवर्सिटी वाले, मेरे एक बात को याद रखना, अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में तो मेरे पास पढ़ना छोड़ दो भाई। आप किसमें? हिस्ट्री में, मेजर पेपर हिस्ट्री में यही क्वेश्चन आएगा कि भारत की अवधारणा के बारे में व्याख्या करें। ठीक है, चलिए भाई, आपकी स्क्रीन में पहला क्वेश्चन है, पढ़ता हूं। भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिला है? द फर्स्ट मेंशन ऑफ भारतवर्ष इज फाउंड इन विच टेक्स्ट। अच्छा एक बात बताइए, जब भी प्राचीन भारत की बात आती है तो हम लोग किस पर बात करते हैं भाई? बोलिए ना मुस्कुरा के। सर आप कहेंगे ना सर, हम लोग ऋग्वेद के बारे में बात करते हैं, और ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। क्या मेरे रसगुल्ला ओ मेरे जाने मन, क्या भाई? सबसे प्राचीन वेद है। और ऋग्वेद किससे संबंधित है ये मैंने कल आप लोगों को बताया था, कमेंट में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं सर, भारतवर्ष का नाम किस नाम पर पड़ा माना जाता है? बताइए, भारतवर्ष का जो नाम है, आज हम लोग जो बोलते हैं भारतवर्ष, आज हम और आप जो बोल रहे हैं ना भारतवर्ष, अच्छा किसके नाम पर पड़ा है? तो राजा भरत के नाम पर। क्या बोलेंगे सर? राजा भरत के नाम पर पड़ा है भाई। किसके नाम पर? मुस्कुरा कर बोलिए भाई, तो बोलेंगे सर राजा भरत के नाम पर पड़ा है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वैदिक काल में भारतवर्ष मुख्यतः किस क्षेत्र तक सीमित था? जो हमारा वैदिक काल है, आप लोगों को मैंने गेस क्वेश्चन भी दिया था, आपका ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का टाइम ड्यूरेशन क्या था, उत्तर वैदिक काल का टाइम ड्यूरेशन क्या था, मैंने आपको बताया था। टाइम ड्यूरेशन का मतलब होता है समय अवधि, मैंने आप लोगों को बताया था। यस या नो? आप कहेंगे सर बिल्कुल बताए थे। तो वैदिक काल में भारतवर्ष के मुख्य क्षेत्र तक सीमित था भाई। क्या सीमित था मेरे भाई? तो बताएंगे सप्ता सिंधु। क्या बोलेंगे सर? सप्ता सिंधु। क्या बोलेंगे रसगुल्ला? तो बोलेंगे सर सप्ता सिंधु। क्या बोलेंगे मेरे भाई? तो बोलेंगे सर सप्ता सिंधु। ये हमारे एक तरह का मेरे भाई सिंधु नदी है। और आप सभी को पता है दोस्तों, जब हमारा देश आज़ाद होगी, और आज़ाद से पहले जब भारत पाकिस्तान बंटवारा नहीं हुआ था, उस समय सिंधु नदी हमारा भारत का एक ऐसा नदी हुआ करता था जिस नदी के किनारे सबसे ज़्यादा फसल के उत्पादन होते थे। और उसी नदी के किनारे दोस्तों हमारा उपजाऊ वाली मिट्टी पाए जाते थे, और उसी नदी के पानी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। आपको पता होना चाहिए इस बात को। लेकिन जैसे ही भारत आज़ाद हुई और हमारा देश बट गया, और बटने के बाद ये सिंधु नदी का अधिकतर भाग पाकिस्तान चला गया, और पाकिस्तान वाले मौज कर रहे हैं आज। आइए सर, आपकी स्क्रीन में आते सर अगला, कि आधुनिक काल में भारतवर्ष किस रूप में जाना जाता है भाई? आधुनिक काल में भारतवर्ष, अगर हम बात करें मेरे, भारत गणराज्य। क्या बोलेंगे सर? भारत गणराज्य के नाम से जाना जा रहा है भाई। क्या बोलेंगे सर? भारत गणराज्य के नाम से जाना जा रहा है भाई। ठीक है ना। ये अगला क्वेश्चन पे आते सर, कि भारत माता, जिसे बोलते हैं भारत माता मुझे कुछ नहीं आता, ए मेरे भाई बोलते हैं या नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल, आप बोले हैं भाई, है ना? बोलेंगे या नहीं भाई? आप कहेंगे सर बिल्कुल हाँ। तो ये जो हम लोग भारत माता की जय नहीं बोलते भाई, कब? जब हम लोग को 26 जनवरी 15 अगस्त आता है। यस या नो? तो भारत माता की अवधारणा किस भावना को दर्शाता है? अरे भाई राष्ट्रवाद को दर्शाएगा, नेशनलिटी को दर्शाएगा, हम अपने देश से प्यार करते हैं ये दर्शाएगा नहीं। चलिए मेरे भाई, आपकी स्क्रीन पे आते सर अगला क्वेश्चन पे। आइए सर, अगला क्वेश्चन है सर क्या? वसुधैव कुटुंबकम। मैं चाहता तो इसका चित्र दिखा सकता था, लेकिन मेरे दोस्तों मैं वसुधैव कुटुंबकम का चित्र इसलिए लेकर नहीं आया क्योंकि ऑलरेडी मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि वसुधैव कुटुंबकम क्या है। मैं एक सेकंड में, एक शब्द में, एक ही वाक्य में बोल रहा हूं, समझ जाइए कि वसुधैव कुटुंबकम है क्या। मेरे दोस्त, वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है, कुटुंब का मतलब होता है मेहमान। ए भाई बोलिए ना, नहीं जानते क्या? मेहमान मतलब नहीं जानते? आप किसी के घर नहीं जाते क्या? ठीक है, देखता हूँ शादी के बाद जाते या नहीं।
तो वसुधैव कुटुंबकम, कुटुंबकम का मतलब होता है मेहमान। पूरे विश्व को, पूरे वर्ल्ड को एक परिवार की तरह समझना वसुधैव कुटुंबकम कहलाता है। क्या मैंने कहा भाई? पूरा विश्व को, पूरे कायनात, पूरे ब्रह्मांड को एक परिवार जैसा समझना वसुधैव कुटुंबकम कहलाता है। ये मैं नहीं, ये प्राचीन भारत के इतिहासकार कह रहा है। लेकिन आज पूरे विश्व की तो दूर की बात, गांव की तो दूर की बात, शहर की तो दूर की बात, हम अपने घर के लोगों को कह रहे तुम मेरे से अलग हो जा। अभी हम और मेरे भाई दोनों साथ साथ है। जिस दिन विवाह होगा उस दिन वो भी अकेला, हम भी अकेले। क्यों मेरे भाई? आप बताइए। मेरे भाई, मैं और मेरे भाई में कोई दुश्मनी है क्या? नहीं ना। फिर भी हम लोग अलग क्यों हो गए? अरे वो भाई जो एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे, लेकिन मेरे दोस्तों आज उनका परछाई तक हमारा पसंद नहीं है। क्यों? क्या ऐसा स्थिति आ गया मेरे भाई शादी के बाद? वो एकमात्र स्थिति है ओमेन। क्या? ओमेन। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए भाई, तो बात करें तो वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है? संपूर्ण विश्व को एक परिवार की तरह समझना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला, सर्वे भंतु सुखिया। ये आपका दोस्तों याद रखिएगा एक ग्रंथ होती है भाई, ठीक है ना। ये क्या होता है मेरे भाई? एक ग्रंथ होता है। गौर से सुनिएगा। ये आपका जब भी आएगा संस्कृत वर्ड में आएगा भाई। क्या बोलेंगे सर? संस्कृत वर्ड में आएगा, इससे गौर कीजिएगा। सर्वे भंतु सुखिया किस ग्रंथ से लिया गया भाई? तो बोलेंगे सर याद रखिएगा ये जो लिया गया है ना सर, ये हमारा उपनिषद। और उपनिषद क्या है मैं आपको बताऊंगा। 108 को उपनिषद है। कितना उपनिषद है मेरे भाई? तो बोलेंगे सर 108 हमारा उपनिषद है। मैंने आप लोगों को बताया था रामायण के लेखक कौन है भाई? वाल्मीकि। महाभारत के लेखक कौन है दोस्तों? तो महर्षि वेदव्यास। आप लोग कमेंट में बताएंगे सब कोई कि गीता के लेखक कौन है। मैं देखना चाहता हूं कि आप में से कितने सारे बंदा है जो ये बता सकता है कि गीता का राइटर कौन है। मैं देखना चाहता हूं मेरे भाई। चलिए भाई देखता हूं अगला क्वेश्चन कि सर्वधर्म संभाव तत्व का क्या है भाई? सर्वधर्म यानी इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई? कि धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। समझ रहे ना? धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। एक धर्म श्रेष्ठ हो। ऑप्शन नंबर आपका क्या देखिए सर, याद रखिएगा ये क्वेश्चन मेरे भाई आप लोग गौर से देखिएगा। क्या कह रहा है सर? क्या सर्वधर्म संभव मीन्स, तो एक धर्म सर्व धर्म संभव मीन्स इसका मतलब एक ही धर्म सर्वश्रेष्ठ हो। अगला क्वेश्चन पे आते सर, भारतीय संस्कृति में किसे सर्वोच्च माना गया है? अब अगर आप भारतीय संस्कृति के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो भारतीय संस्कृति में किसको सर्वोच्च माना गया? तो बोलते हैं सर आध्यात्मिकता। क्या बोलेंगे सर? आध्यात्मिकता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला, सतत विकास। सतत विकास क्या है भाई? थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं सिर्फ 10 सेकंड में। खुद को इस कदर विकास करो, अपने आप को इस कदर डेवलप करो कि अपने विकास करते समय पर्यावरण का क्षति नहीं होना चाहिए। सतत पोषणीय विकास है। क्या मैंने कहा? कि अपने आप को इस कदर विकास करो कि पर्यावरण पर आंच नहीं आना चाहिए, क्षति नहीं पहुंचना चाहिए। जैसे एग्जांपल, आप एक ऐसी एरिया पे घर बना रहे हैं जिस जगह पे एक पेड़ है, आप उस पेड़ को बिना काटे आप घर बना लिए और आपका घर भी बन गया, पेड़ भी सुरक्षित है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मेरे भाई। क्या बोलेंगे सर? याद रखिएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों। क्या तो बोलेंगे? बहुत ही प्यारे तरीके से सतत विकास का मतलब मेरे भाई मैंने आप लोगों को क्या बताया सर? पर्यावरण संरक्षण। सीधा सीधा मतलब है भाई। क्या बोलेंगे सर? पर्यावरण संरक्षण। गलत, महर्षि वेदव्यास नहीं होगा। चलिए अगला, जनपद। मेरे भाई आपको मैं सबसे पहले 2 शब्द सुनाता हूं, प्लीज सुन लीजिए भाई, कोई नहीं बताएगा। देखिए मेरे भाई, एक होता है जनपद। क्या होता है भाई? एक याद रखिएगा जनपद। एक होता है सर हमारा महाजनपद। क्या बोलेंगे सर? एक होता है हमारा जनपद, एक होता है हमारा महाजनपद। देखिए मेरे भाई, जनपद का मतलब पहले जमाने के लोग जिला को बोलते थे, जिसे आज हम और आप जिला कहते हैं। और मेरे भाई महाजनपद को राज्य बोलते हैं आज हम आप, ठीक है। जैसे आज हम और आप जिला को जिला बोल रहे हैं, राज्य को राज्य बोल रहे हैं, इसी तरह से प्राचीन काल में मेरे दोस्तों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये बताया जाता है कि जनपद, जिला का मतलब जनपद हुआ करता था और राज्य का मतलब महाजनपद। मतलब राज्य को महाजनपद कहा जाता था और जो जिला है उसको जनपद कहा जाता था। समझ गए भाई? चलिए, तो जनपद का उदय किस काल में हुआ है? फटाफट बता दीजिए एक बार जल्दी से कि जनपद का उदय जो हुआ है
तो वो आपसे पूछा गया कि आखिर कौन से काल में हुआ है, तो उत्तर वैदिक काल में। क्या बोलेंगे सर? याद रखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, नहीं भाई सॉरी, 1000 से लेकर 1500 ईसा पूर्व से पहले, ठीक है ना भाई। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? याद रखिएगा उत्तर वैदिक काल। नहीं भाई ये क्या कह रहा है गौर से सुनिए, इसका उदय कब से हुआ है? चर्चा में तो आपका मौर्य काल में आया था, चर्चा में, लेकिन मेरे भाई उदय हुआ था आपका, इसका राइट आंसर होगा मेरे भाई क्या? तो बहुत प्यारा तरीके से ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे भाई? फटाफट बताइए। अब आपका जो मौर्य साम्राज्य है इसका संस्थापक कौन है भाई? बताइए मेरे भाई। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है भाई? तो बोलेंगे सर चंद्रगुप्त मौर्य। क्या बोलेंगे भाई? मौर्य वंश का, ठीक है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन है भाई? चंद्रगुप्त मौर्य। और मेरे भाई मैं आपको 3 चीज बता रहा हूं, प्लीज आप अपने दिल के दरवाजे पे बंद कर लीजिएगा भाई, प्लीज रिक्वेस्ट है भाई कि आप अपने दिल के दरवाजे पे बंद कर लेंगे। पहला, गौर से सुनेगा भाई, मौर्य वंश के संस्थापक कौन है मेरे भाई? तो बताएंगे सर चंद्रगुप्त मौर्य। क्या बोलेंगे सर? चंद्रगुप्त मौर्य। क्या बोलेंगे सर? चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा दूसरा, इसका बेटा कौन था भाई? बोलिए ना भाई। तो बोलेंगे सर बिंदुसार। क्या बोलेंगे सर? बिंदुसार। अच्छा एक बात पूछो भाई, बिंदुसार का बेटा कौन था भाई? तो बोलेंगे सर अशोक। कौन था भाई? अशोक। अच्छा एक बात पूछे भाई, क्या ये बात आपको पहले से पता था ना भाई कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था? बिंदुसार इसका पुत्र था, बिंदुसार का पुत्र अशोक था, और अशोक ने ही 261 ईसा पूर्व में क्या करवाया था पता है ना भाई? कलिंग। क्या बोलेंगे सर? कलिंग युद्ध करवाया था। याद कीजिए मेरे भाई, क्या करवाया था भाई? कलिंग युद्ध करवाया था। समझ गए भाई क्या करवाया था मेरे भाई? तो बोलेंगे सर कलिंग युद्ध करवाया था। और कलिंग कहां पे मेरे भाई? आपको यह भी पता होना चाहिए, उड़ीसा में भाई। और साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि अशोक कलिंग युद्ध के बाद कौन से धर्म को स्वीकार किया? तो बोलेंगे सर बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के बाद सबसे पहले अपने बेटा बेटी को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कहां भेजा था? श्रीलंका। कहां भेजा था? मुस्कुरा कर बोले भाई। तो बोलेंगे सर श्रीलंका। कहां भेजा था भाई? श्रीलंका। अच्छा कौन सा ऐसा देश था जहां पर भेज नहीं पाया था? उस देश का नाम है मेरे भाई क्या? इंग्लैंड। इंग्लैंड। क्या बोलेंगे सर? इंग्लैंड। क्या बोलेंगे सर? इंग्लैंड। बाकी विश्व का लगभग देशों ने, अशोक ने दोस्तों हमारा मौर्य सॉरी आपका बौद्ध धर्म का प्रचार कर लिया था, लेकिन हमारा इंग्लैंड एक ऐसी देश था मेरे भाई जहां पे वो प्रचार नहीं कर पाए थे। यस पंकज भाई समझ गए। मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि आपको बहुत ही प्यारा तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मेरे भाई आपकी स्क्रीन पे आते सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कनिष्क किस वंश का शासक था? बताए मेरे भाई। कौ से कनिष्क, कौ से कुषाण वंश। क्या बोलेंगे सर? कौ से कनिष्क, कौ से कुषाण वंश। क्या बोलेंगे सर? याद रखिएगा कौ से कनिष्क और कौ से कुषाण वंश। ए दादा दादा दीदी तोने हमारे बतवा बुझल पा रहे ना रे? ए बाबू रे तोने हमारे बतवा बुझल पा रहे ने? सच कहिया दादा, तोने के अगर समझ में ना आबो हो ना तो तोने जरूर बोलिए कि सर तोर भसवा हमारे समझ में ना आबो, सर आपका लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो जरूर बताए मेरे भाई, ठीक है। कनिष्क किस वंश का शासक था? तो बोलेंगे सर हमारा कुषाण वंश का शासक था भाई। क्या बोलेंगे सर? अरे गुप्त काल को ही तो स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता था, के युग के नाम से जाना जाता था भाई, स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता था। समझ में आबो ना? आबो ना अंजलि दीदी बुझल पा रही ना भाषा? अरे तोहनी नाम बुझ भी था, हमारे दिल के बात के बुझ तो बता, हमारे शादी थोड़ी ना भाई गेलो कि हमारे वाइफ बुझ ले तो हमारे बतवा ना बुझल पार, तो तोहनी जितना जल्दी बुझ लेबी ना दीदी हमारे दादा, उतना जल्दी हमारे परिवार में कोई ना बुझल पार, तो हमारे परिवार सब अनपढ़ जाना लेने रे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर, गुप्त काल को स्वर्ण क्यों कहा जाता है? अभी तो बताएं सर। आखिर मेरे भाई हम लोग बचपन से पढ़ते हैं भाई, क्या सर? बचपन से 55 तक पढ़ लिए कि भारत के इतिहास का स्वर्ण काल गुप्त काल को कहा जाता है। क्यों? अरे रेशमी आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, छोड़ूंगा नहीं। आर्टिस्ट विज्ञान, सीधा सीधा आर्टिस्ट विज्ञान, आर्टिस्ट और साइंस के वजह से हमारा भारत का गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। बुझल पारली दीदी दादा तो से अगला क्वेश्चन करल गलो रे। चोल प्रशासन, ये सब मेरे दोस्तों क्या है पता है? ये सब हमारा वंश है भाई। चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी?
चोल प्रशासन के आपसे पूछा गया कि विशेषता क्या था, तो वो लोग ग्राम सुशासन, क्या बोलेंगे सर, याद रखिए ग्रामीण सुशासन था, मतलब ग्रामीण इलाके में डिवाइड था। समझ गए, बताया ना रेशमी क्यों कहा जाता है। बट क्या बोल रहे, गुप्त काल को स्वर्ण युग के काल से क्यों जाना जाता है, तो कला और विज्ञान की वजह से जाना जाता है, अभी तो बताएं। नहीं फरहाद, अंडरस्टैंडिंग इंडिया ऑब्जेक्टिव आएगा। नींद लग रहा है फरहाद, हमें तो लग रहा है ऐसा ही। चलिए, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है, प्यारे गौर कीजिएगा, और कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हैं ना, तो लगता है कि उठा के फेंक देना चाहिए आप लोगों को खिड़की के बाहर। ठीक है फरहाद, ये आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है, डोंट वरी। चलिए आइए बात करते हैं, प्यारे गौर से सुनेगा, कुछ मैं लिखा रहा हूं। गुलाब खिले तो सांस लो, क्या मेरे भाई, गुलाब, गुलाब खिले, प्यारे गौर से सुनिएगा, खिले तो सांस लो, सांस, सांस लो। अरे भाई सांस बोले सांस नहीं, सांस बोले सांस नहीं, ठीक है। आइए मेरे भाई, गुलाब से होगा गुलाम वंश, क्या होगा भाई, गुलाम वंश, क्या बोलेंगे सर, गुलाब से होगा गुलाम वंश। ख से होगा खिलजी वंश, क्या होगा सर, खिलजी वंश, क्या होगा, खिलजी, खिलजी वंश होगा, क्या होगा सर, खिलजी वंश होगा, ओके सर। तो से होगा तुगलक वंश, तुगलक, तुगलक वंश, क्या होगा सर, तुगलक वंश। सौ से होगा सैयद वंश, ऊपर लिख देता भाई, ठीक है, सैयद, सैयद वंश, ठीक है, ऊपर लिख देता। लौ से होगा लोधी वंश, क्या होगा सर, लौ से होगा लोधी वंश, क्या होगा सर, लोधी वंश। प्यारे गौर से सुनिएगा, कोई नहीं बताएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, डिटेल से सुनते जाइएगा। फराज समझ में आया, फराज दीदी। चलिए, तो मैं बात कर रहा हूं मेरे दोस्त, गौर से सुनेगा, इसका ट्रिक है मेरे भाई, क्या, गुलाब खिले तो सांस लो। ये किस चीज का ट्रिक है सर, सर एक बार बता दीजिए ना, ये किस चीज का ट्रिक बता रहे हैं मेरे भाई। मैं ये ट्रिक बता रहा हूं जो आपका दिल्ली सल्तनत ने 5 वंशों ने जो शासन किया था। मैं फिर से कह रहा हूं, दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने जो शासन किए थे, उनका दोस्तों आपका क्या है भाई, वंश का नाम है। और इसके संस्थापक कौन थे, इसे भी आपको कम से कम याद रखना चाहिए। जैसे दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक होगा भाई, क्या बोलेंगे सर, कुतुबुद्दीन ऐबक, नहीं भाई कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं होगा, गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक होगा भाई, बताइए तो, कुतुबुद्दीन ऐबक, हाँ चलिए कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक, लोधी वंश का बहलोल लोधी, इस तरह से सैयद वंश का आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। समझ गए भाई, बताए मेरे भाई, बताए मेरे भाई, समझ में आ गया भाई, जल्दी से बोलिए, आगे बढ़ जाओ, जल्दी से बोलिए भाई, याद रखिएगा, तमाशा मत बनाइए, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक है भाई, क्या बोलेंगे सर, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या मेरे भाई, संस्थापक है भाई, क्या बोलेंगे सर, दिल्ली सल्तनत में संस्थापक कौन है भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक, क्या बोलेंगे रसगुल्ला, तो बोलेंगे सर कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। फरात समझ में आ गया, फरात बताइए, समझ गए भाई, अरे मैं क्या आंसर बता, आप खुद कहेंगे। और एक बात, कुतुबुद्दीन ऐबक एक ऐसी शासक था जो चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई थी घोड़े से गिर के। ना जाने कितने बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि आखिरकार भारतीय इतिहास में वह कौन सा शासक था जो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक, क्या बोलेंगे सर, कुतुबुद्दीन ऐबक, समझ गए भाई, क्या बोलेंगे सर, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। चलिए मेरे भाई, अगला, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, बताएं मेरे भाई, इसका भी ट्रिक है भाई, मुगल साम्राज्य का भी ट्रिक है, गौर से सुनेगा, क्या होगा भाई, मुगल साम्राज्य का भी क्या भाई ट्रिक है, गौर से सुनेगा। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही प्यारा तरीके से आंसर बता रहा हूं, गौर से सुनेगा भाई। मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाला था बाबर, क्या नाम था भाई, बाबर, ठीक है भाई। और एक बात बताता भाई, बाबर ने कब किया था, 1526 में। और इसका भी ट्रिक मेरे भाई, पानी पिया, पानी पिया, खाना खाया, खाना खाया, खाया, घर गया, नहीं चांद देखा, चांद देखा,
घर गया मर गया, घर गया मर गया। प से पानीपत का युद्ध, ठीक है, प से पानीपत का युद्ध। ख से खनवा का युद्ध, ठीक है, ख से खनवा का युद्ध। पानी पिया खाना खाया, चांद देखा चंदेड़ी के युद्ध। घर गया घाघरा की युद्ध, मर गया 1530 में इसकी मृत्यु हो गई भाई, याद रखे 1530 में इसकी मृत्यु हो गई मेरे भाई। चंदेड़ी का युद्ध याद रखे भाई, पता है, समझ में आया। पानी पिया खाना खाया चांद देखा घर गया मर गया, ये मैं क्लास 12 में ऑलरेडी बता चुका भाई आप लोगों को, याद रखिए भाई। ये मैं आप लोगों को क्लास 12 में ऑलरेडी बता चुका, अगर आप लोग हमारे साथ पढ़े होंगे तो, ठीक है। चलिए मेरे भाई, आपको लेकर चलता हूं अब नदिया के पार, मतलब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मराठा शक्ति के संस्थापक कौन थे भाई, बताइए। मराठा शक्ति के संस्थापक कौन थे भाई, फटाफट बताइए दोस्तों। 18 नंबर, मराठा शक्ति के संस्थापक था शिवाजी। खतरनाक था दोस्तों। जैसे विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक की अगर हम बात करें तो सबसे शक्तिशाली शासक कौन है भाई, बोले ना दादा। सबसे शक्तिशाली शासक आपका होगा कृष्णदेव राय। इसी तरह से मराठा शक्ति का कौन होगा भाई, शिवाजी। वेरी गुड भाई। चलिए आपके स्क्रीन पे आते सर अगला, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहां थे भाई। देखिए विजयनगर साम्राज्य की अगर हम लोग राजधानी की बात करें तो थी और है, दोनों में अंतर है मेरे भाई। हम्पी, क्या बोलेंगे सर, हम्पी। एक बार पूछूं भाई, बोलिएगा, विजयनगर साम्राज्य की पहली राजधानी कहां थी। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि हमारा मौर्य काल की पहली राजधानी राजगीर था, बाद में जाकर के मगध की पहली राजधानी आपका राजगीर था, बाद में पाटलिपुत्र हुआ। इसी तरह से मेरे दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की पहली राजधानी कहां थी, नहीं पता है। अरे गुलबर्गा, बेकार तो नहीं क्लास 12 पढ़ ले ली रे दीदी हम दादा, सब भूल गई तो नहीं रे भाई। चलिए अगला, सिख राज्य का संगठन कौन था भाई, बताइए। सिख राज्य का, सिख का मतलब होता है दोस्तों, सिख एक हमारा क्या भाई, धर्म है भाई। क्या बोलेंगे सर, धर्म है। तो गुरु नानक, क्या बोलेंगे सर, गुरु नानक। और इस तरह से इसका 10वें गुरु का नाम था भाई, क्या आप लोग बताइएगा। 10वें गुरु कौन था दोस्तों, आप लोग नाम बताइएगा। क्या 10वें गुरु कौन था भाई, समझ गए। चलिए मेरे भाई, गुरु गोविंद सिंह, खतरनाक व्यक्ति था भाई गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। चलिए अगला, विविधता में एकता, मतलब विविधता में एकता, अलग अलग जाति, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग एकजुट होकर रहते हैं। विविधता में एकता भारत की किस विशेषता को दर्शाता है, आखिर भारत की किस विशेषता को दर्शाता है। अरे भाई संस्कृति, कल्चरल। होली है, सिर्फ हिंदुओं की होली नहीं है, सभी धर्म के लोग आज होली खेल रहे हैं। हाँ, तो क्या है, भारत में विविधता में एकता है। मैंने क्लास 12 के हिंदी इलेक्टिव में आप लोगों को पढ़ाया था। चलिए भाई आपके स्क्रीन पे आते सर अगला, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है भाई। भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा क्या भाई, हिंदी भाषा होगा। एक बात पूछो भाई, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है बताइए। चलिए कमेंट में जल्दी बताइए सब कोई, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट में जल्दी से बताइएगा, ठीक है। हिंदी दिवस आपको बताना है दोस्तों कि आखिर कब मनाया जाता है, सब कोई कमेंट में जल्दी से बताइए। मैं देखना चाहता हूं मेरे भाई कि आप में से कितने सारे बंदे हैं जो मेरे क्वेश्चन का आंसर दे पाते भाई। जल्दी से हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, किसी को नहीं पता। अफसोस, किसी को नहीं पता है। 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं, 14 सितंबर को। अफसोस कि आंसर नहीं बता पा रहे भाई, 14 सितंबर को। वेरी गुड दिनेश। चलिए अगला, वर्ण व्यवस्था में कुल कितने वर्ण होते भाई, वर्ण व्यवस्था में कुल कितने वर्ण होते भाई। देखिए 4 वर्ण होते हैं सर। क्या होता है पहले सुनिए, मैं लिख नहीं रहा, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, ना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण होता है। ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से हुआ है, वैश्य की उत्पत्ति क्षत्रिय की उत्पत्ति बांह से हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की उत्पत्ति
जांग से हुआ है। शूद्र की उत्पत्ति पैर के तले से हुआ है। ठीक है। ब्राह्मण का काम है पूजा पाठ करना। वैश्य के क्षेत्र का काम है युद्ध वगैरह करना। और हमारा शाक्य का काम है कृषि करना। और हमारा शूद्र का काम है इन तीनों वर्णों की सेवा करना। समझ गए भाई? वेरी गुड। चलिए भाई, आपके स्क्रीन में आते सर अगला, जाति व्यवस्था का आधार क्या है भाई? बताइए। जाति व्यवस्था का अगर हम आधार की बात करें तो क्या है? जन्म। हम जन्म से ही दोस्तों हिंदू होते हैं, मुसलमान होते हैं, मुस्लिम होते हैं, सिख होते हैं, ईसाई होते हैं, क्रिश्चियन होते हैं। हम जन्म से ही होते हैं। क्या बोलेंगे सर? हम जन्म से ही होते हैं। अगला, भारतीय समाज की मूल्य इकाई क्या है भाई? भारतीय समाज की अगर हम मूल्य इकाई की बात करें, वो हमारा परिवार है मेरे भाई। क्या बोलेंगे सर? परिवार है मेरे भाई। क्या बोलेंगे रसगुल्ला? ओ मेरे भाई क्या बोलेंगे भाई? परिवार है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला, नातेदारी व्यवस्था को क्या कहा जाता है? सबसे पहले आप आइए, नातेदारी है क्या, सबसे पहले आपको जानना चाहिए भाई। देखिए, नातेदारी 3 प्रकार के होते हैं, प्लीज सुन लीजिए मेरे भाई। प्रथम नातेदारी, द्वितीय नातेदारी, और एक होता है आपका तृतीय नातेदारी। तृतीय नातेदारी, ठीक है। जहां पे दोस्तों मैं, पापा, मम्मी, भाई, बहन, ये हमारा प्राथमिक नातेदारी हो गया। ठीक है, गौर से सुनिएगा दादा, मैं क्या बोल रहा हूं भाई। मैं, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा माँ, मेरे बाप, ये क्या हो गया भाई? तो बोलेंगे सर प्रथम नातेदारी। द्वितीय नातेदारी क्या है सर? चाचा चाची, काका काकी, ये हमारा द्वितीय नातेदारी हो गया सर। मामा मामी, द्वितीय नातेदारी हो गया। तृतीय नातेदारी क्या है सर? फूफू का बेटा, नाना नानी, समझ रहे ना? मौसी का बेटी, का बेटी, बुझल पा रही न रे बतवा हमार? हाँ रे बाबू, समझ में आबो हो कि ना है कि तोहनी के नींद लागो हो रे? तोहनी के पढ़े के मन हो कि ना है? सच कहिया बाबू, तोहनी के मन लागो हो ना कि सर हाँ तू बताए हम पढ़बो? ऐसे तो ना हो भाई हम कुत्ता के जैसे भौंकते जा रहे हैं यार, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। बता दीजिए, ऐसा भी हो सकता है तो। मैं चाहता ना दूसरा प्लेटफॉर्म की तरह बस क्वेश्चन पढ़ता, आंसर बताते चले जाते भाई, सीधा सीधा चले जाते। लेकिन क्या मेरे भाई, मैंने गया, मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं भाई। क्यों? अरे इसलिए एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं ताकि आपके एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आए छूटे ना। चलिए, तो बताएंगे सर क्या? रक्त संबंध। अगला, समुदाय का मुख्य कार्य क्या है सर? समुदाय का मुख्य कार्य होता है क्या? सहयोग करना। समुदाय का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों? एक दूसरे को सहयोग करना। समुदाय का मेन फैक्टर क्या होता है दोस्तों? एक दूसरे का सहयोग करना। अगला, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का केंद्र कौन सा भाई? गुरुकुल। अच्छा एक बात बोलूं भाई, गुरुकुल का मतलब क्या होता है दोस्तों? गुरुकुल से ही पता चल रहा है, गुरु इन्हें हमारा टीचर, गुरु से ही पता चल रहा है मेरे भाई क्या? टीचर। और मैंने तक्षशिला, विक्रमशिला और एक और भी था, तक्षशिला, विक्रमशिला और एक क्या विश्वविद्यालय था, 3 यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने पढ़ाया था भाई। इन तीनों यूनिवर्सिटी को ना एकदम कर लीजिएगा, एकदम, नहीं तो फंस जाओगे। अगला, तक्षशिला विश्वविद्यालय किस विषय के लिए प्रसिद्ध था भाई? जो हमारा तक्षशिला विश्वविद्यालय दोस्तों आखिरकार कौन से विषय के लिए प्रसिद्ध था? तो भाई तो बोलेंगे सर ये हमारा चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध था भाई। क्या था? नालंदा। वेरी गुड। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला और विक्रमशिला, ये 3 विश्वविद्यालय के बारे में आप जरूर पढ़ लेंगे भाई, जरूर जरूर। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन में आते सर अगला, नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म का प्रमुख केंद्र था भाई? तो नालंदा विश्वविद्यालय में दोस्तों हमारा बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। क्या बोलेंगे सर? बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। क्या बोलेंगे सर? नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। अगला, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो बोलेंगे सर विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाला तो कौन? धर्मपाल। क्या बोलेंगे सर?
धर्मपाल। याद रखें, नालंदा का कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाला कौन था भाई? तो कुमारगुप्त। ठीक है, अगला, भारतवर्ष की अवधारणा किस पर आधारित है? बताइए दोस्तों, भारतवर्ष की अगर हम लोग अवधारणा की बात करें तो किस पर आधारित है? तो भारतवर्ष की अवधारणा सभ्यता और मूल्य पर आधारित है। सभ्यता और मूल्य पर आधारित है। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर होगा। आपके स्क्रीन पर आते सर अगला, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य क्या था? बताइए, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का आखिर उद्देश्य क्या था? चरित्र निर्माण। क्या बोलेंगे सर? चरित्र मतलब समझ रहे ना? आज उस जमाने के स्टूडेंट्स से पूछा जाए, ए मेरे बंदे तेरे कैरेक्टर इतने सुंदर कैसे थे? ओ मेरे जाने मन, तू इतना कम उम्र में इतनी सारी चीजों का आविष्कार कैसे कर लेते थे? ओ मेरे जिगर का टुकड़ा, आप इतने कम उम्र में इतने सारे काम कैसे कर लेते थे? तो वो कहेंगे एक ही बात, ए मेरे बंदे तू भी कर सकता है। आप कहेंगे कैसे सर? तो मेरे दोस्तों, वो आपको एक ही चीज कहेंगे, वो कहेंगे कि मॉडर्न जिंदगी से पीछे चले जाइए। आपको ना रील्स चलाना है, फेसबुक चलाना है, ना इंस्टाग्राम चलाना है, ना शॉर्ट्स देखना है, ना और कुछ करना है। आप हमसे बेहतर कर सकते हैं, लेकिन ना बंद कमरे में गाना लगा के डांस कर रहे हैं। यही तो हमारा कल्चरल है। मेरे दोस्त, क्या बात कह रहा है? क्वेश्चन पे गौर किया जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुरुकुल शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? मतलब चरित्र का निर्माण कर रहा, कैरेक्टर। आज हमारा कैरेक्टर इस कदर बन चुकी है कि हम घर से भी निकलते हैं ना तो हमें शर्म महसूस होता है कि कोई ना मेरे बारे में जान ले। लेकिन एक बात है, भगवान ने जो चीज कहा है वो इस धरती पे होके रहेगा। ये आप मानिए, हम माने, ना माने अलग बात है, लेकिन भगवान ने जो चीजें कहा है वो इस धरती पे होके रहेगा। भगवान ने कहा है कि जो जैसे करेगा उनके साथ भी वैसा ही होगा। आज हम किसी के साथ मिसबिहेवियर कर रहे हैं, कल हमारे साथ भी मिसबिहेवियर होगा, ये गारंटी है। आज हम किसी लड़की के साथ छेड़खानी करेंगे, मेरे आने वाले बच्चियां जो होगी, मेरे भाई, मेरे जो डॉटर होगा, उनके साथ भी छेड़खानी होगी। ये मेरे दोस्तों प्रकृति का नियम है। जैसे मनुष्य प्रकृति के साथ, प्रकृति मनुष्य के साथ जैसे जुड़ा हुआ है, वैसे ही हमारा चरित्र हमारे आने वाले जनरेशन के साथ जुड़ा रहेगा। समझ गए ना? चलिए आइए, गुरुकुल प्रणाली में शिक्षा कैसी थी भाई? गुरुकुल प्रणाली में अगर हम लोग शिक्षा की बात करें, समग्र थी, हॉस्टलिस्ट। भाई क्या बोलेंगे सर? समग्र थी। समझ गया ना? चलिए अगला, भारतीय राज्य व्यवस्था का मूल आधार क्या भाई? भारतीय राज्य व्यवस्था का मूल्य आधार क्या भाई? भारतीय राज्य व्यवस्था का मूल्य आधार की अगर हम लोग बात करें मेरे भाई, गौर से सुनेगा, भारतीय राज्य व्यवस्था के मूल आधार है हमारा धर्म, कुछ नहीं भाई, धर्म। समझ गए भाई? क्या है सर? धर्म। अगला, भारत की एकता का प्रमुख स्रोत क्या भाई? भारत में आज एकता बना हुआ है भाई, हम और आप क्या मेरे भाई जुड़े हुए हैं, है ना भाई? हम और आप आज जुड़े हुए, किस लिए? एक ही चीज है, हमारा संस्कृति के लिए। होली आ रहा है, मैं भी चल जा रहा हूँ खेलने। दुर्गा पूजा आ रहा है, मैं भी चल जा रहा हूँ मेला देखने। हमारा संस्कृति है मेरे भाई, ठीक है ना? चलिए अगला, भारतीय साम्राज्य की विशेषता क्या रही है भाई? भारतीय साम्राज्य, जो इतने बड़े साम्राज्य, विशेषता एक ही रहा है, धार्मिक सहानुभूति। सभी धर्मों को समान नजर से देखा जाता है। क्या मेरे भाई? सभी धर्म को समान नजर से देखा जाता है। कौन सा नजर से? समान नजर से देखा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट आंसर होगा। अगला, भारतीय मूल्य व्यवस्था किस पर आधारित है? जो भारत की मूल्य व्यवस्था है दोस्तों, आखिरकार किस पर आधारित है भाई? तो बोलेंगे सर नैतिकता पर। क्या बोलेंगे सर? हमारा नैतिकता। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला, भारत में सामाजिक विविधता का कारण क्या है भाई? समाज में एक विविधता, मतलब भारत के अंदर में जो बहुत सारी सामाजिक विविधता है, इसका क्या कारण है? तो बोलेंगे सर जलवायु, ऐतिहासिक विकास, सांस्कृतिक परंपरा। ऑप्शन नंबर डी। देखिए ना भाई, कहीं पे देखिए लट्टमाल हो रही, कहीं पे देखिएगा डांसिंग उनका कल्चरल है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे बिहार में चलता है दोस्तों आपका लिट्टी चोखा, झारखंड में चले आइएगा माड़ भात, माड़ भात मतलब पता है ना, गोलगप्पा। आप चले जाएगा दिल्ली, पंजाब तरफ, वहाँ पे चलेगा रोटी। तो सबका क्या भाई अलग अलग है, लेकिन संस्कृति के बारे में जब बात आती है ना, तो हम सब लोग क्या करते हैं भाई? एकजुट हो जाते हैं। क्या करते हैं मेरे जाने मन? एकजुट हो जाते हैं। याद रखिएगा। अगला,
गुरुकुल प्रणाली किस काल से संबंधित है भाई? ठीक है, याद रखिए भाई, गुरुकुल प्रणाली आखिर किस काल से संबंधित है? प्राचीन काल से, सीधा सीधा बात है भाई। और हाँ, अगर आपके घर में कोई छोटा भाई बहन है जो क्लास 11th में है या क्लास 12th में, अभी 11th का एग्जाम देकर क्लास 12 में आया, या 10th में एग्जाम देकर 11th में जाएंगे, मेरे दोस्तों आप लोगों से मेरे हाथ जोड़कर विनती है, उन लोगों को बता दीजिएगा कि 22 मार्च से, जी हाँ 22 मार्च से उनका ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी। मेरे दोस्तों हमारे यहाँ पे क्लासेस कैसे होता है कैसा नहीं, अगर आपको पता होगा, मतलब अगर आप लोगों ने क्लास ज्वाइन की होंगी तो आपको बहुत बेहतर तरीके से पता होगा कि क्लासेस कैसी होती है, कम से कम पैसा में कैसे बेहतर से बेहतर सुबह दोपहर शाम को शिक्षा दिए जाते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ ये प्लेटफॉर्म बेटर है हमारे लिए तो बोलिएगा कि हाँ ज्वाइन कीजिए। अगर लगे आपको नहीं भाई ये प्लेटफॉर्म एकदम बेकार का है, अभी लात मारिए, आप निकल जाइए। क्योंकि दोस्तों जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है पर बीता हुआ कल नहीं, इसलिए समय को बर्बाद ना करें। समझ गया ना? चलिए अगला, भारतवर्ष की संस्कृति निरंतर किससे बनी है भाई? भारतवर्ष की जो हमारी संस्कृति है इसकी जी निरंतर, निरंतर का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूअस, सीक्वेंस, है ना भाई? तो बोलेंगे सर शिक्षा परंपरा का। क्या बोलेंगे सर? शिक्षा परंपरा का। ठीक है, शिक्षा परंपरा का। अगला, सर्वधर्म समभाव, समभाव की शासन सिद्धांत से जुड़ा है भाई? तो बताएंगे सर 42 के, वो हमारा धर्मनिरपेक्ष। एक होता है धर्म सापेक्ष, जहां पे एक ही धर्म को प्राथमिकता दिया जाता है। गौर कीजिएगा, धर्मनिरपेक्ष और धर्म सापेक्ष में क्या अंतर है, गौर कीजिएगा। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है क्या? धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि एक ही धर्म को, सभी धर्मों को समान नजर से दिखाया जाता है। जैसे भारत इज ए सेकुलर कंट्री, भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। लेकिन मेरे भाई जब आप पाकिस्तान चले जाएंगे वहां पे धर्मनिरपेक्ष नहीं है, वहां पे धर्म सापेक्ष है, क्योंकि वहां पे सिर्फ एक ही धर्म को मान्यता दिया गया, वो धर्म है मुस्लिम धर्म। समझ गए भाई? चलिए अगला, जनपदों के विकास का मुख्य कारण क्या था भाई? जनपदों के विकास का अगर हम लोग मुख्य कारण की बात करें, कैसे विकास हुआ दोस्तों इतने बड़े जनपद सब, तो बताएंगे सर वो होगा हमारा कृषि विस्तार। उस समय कृषि ना भयंकर होते थे भाई। आज ना हम लोग खेतियों को समाप्त करके फैक्ट्री पर जा रहे हैं। उस जमाने के लोग ज्यादातर मेरे भाई कृषि क्या करते थे भाई? क्या बोलेंगे सर? कृषि क्या करते थे। अगला, भारत की सामाजिक संरचना किस पर आधारित है? भारत की सामाजिक संरचना वो आधारित है दोस्तों वर्ण और जाति व्यवस्था पर। क्या मेरे भाई? वर्ण और जाति व्यवस्था पर। किस पर मेरे भाई? तो बोलेंगे सर वर्ण और जाति व्यवस्था पर। अगला, नालंदा विश्वविद्यालय की विशेषता क्या थी? नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमार गुप्त ने किया था भाई। क्या बोलेंगे सर? कुमार गुप्त ने किया था। किसने किया था मेरे भाई? तो बोलेंगे सर नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमार गुप्त ने किया था। तो बोलेंगे सर अंतरराष्ट्रीय शिक्षा केंद्र। क्या था भाई? इंटरनेशनल, सिर्फ भारत के लोग नहीं पूरे विश्व के लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे। पूरे मतलब उस समय ना प्राचीन काल में पूरा विश्व का सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी था हमारा, कौन? आपका कौन भाई? नालंदा विश्वविद्यालय। समझ गए भाई? अच्छा ना, एक बार कमेंट बताइए तो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? बताइए, देखता था भाई कितना सारा बंदा को याद है भाई। ना नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पूरा डिटेल्स में पढ़ाया था ना आप लोगों को। बताइए कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? भारतीय समाज किस मूल्य को, अमूल्य को महत्व देते भाई? बताइए, भारतीय समाज किस मूल्य को महत्व देता भाई? फटाफट बताइए। बोलेंगे सर हमारा एक ही है सर, सहानुभूति, धार्मिक सहानुभूति, सभी धर्मों को समान नजर से देखा जाए, है ना? अरे काकी, बख्तियार खिलजी काकी, याद नहीं है भाई? क्या भारत की पहचान किससे बनी भाई? हमारी जो भारत की जो पहचान है आखिरकार वो किससे बना भाई? तो एक ही चीज है मेरे भाई, भारत की संस्कृति। क्या भाई? बोलेंगे सर आपका भारत की संस्कृति, बख्तियार खिलजी। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गुरुकुल प्रणाली में शिक्षा का माध्यम क्या था भाई? गुरुकुल प्रणाली में शिक्षा का माध्यम क्या था भाई? तो संस्कृत था भाई। क्या बोलेंगे सर? संस्कृत था भाई। क्या था भाई? तो बोलेंगे सर आपका संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी। अगला, भारतीय समाज में समुदाय की मुख्य भूमिका क्या था भाई? भारतीय समाज में समुदाय की भूमिका क्या है भाई? तो बताएंगे सर भारतीय समाज में जो मुख्य भूमिका की अगर हम लोग बात करें वो हमारा सहयोग। अभी तो बताएं सर, सहयोग, सीधा सीधा बात बताएं भाई सर, क्या है सर? सहयोग। चलिए अगला, भारतवर्ष की अवधारणा किस भाव को मजबूत करती है? भारतवर्ष की अवधारणा राष्ट्रवाद को मजबूत करती है भाई। किसको सर? राष्ट्रवाद को मजबूत करती है। एक बार बता दीजिए मेरे भाई,
क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया भाई? अगर समझ में आ गया दोस्तों, मैं आप लोगों को अगला वीडियो में यहीं से बताने की प्रयास करूंगा। शुरू से लेकर अंत तक देखने के बाद कैसा फील हुआ है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।